हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिक सिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक इज सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। मतलब सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक सोसाइटी में, क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक सोसाइटी में। देखिए, इसमें जो चैप्टर 4 है, इसमें जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद स्टार्ट जो भी क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की थ्योरी में से हैं। तो पहले 4 तो वैल्यू बेस्ड हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। हम इन्हें करते हैं एक कर। तो पहले जो ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक सोसाइटी में, क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, इन अ सोसाइटी इफ पीपल आर अवेयर ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड टू अवॉइड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड बेबी, देन द सोसाइटी कैन हैव हेल्दी चिल्ड्रन हु आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ अ नेशन। देखिए, एक एक कर समझते हैं। इन अ सोसाइटी, अगर किसी सोसाइटी में इफ़ द पीपल आर अवेयर ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड, अगर पीपल्स अवेयर होंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के, बर्थ कंट्रोल मेथड यानी कंट्रासेप्टिव मेथड्स टू अवॉइड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे कि कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जैसे कि हम कॉन्डम्स की बात करें, उसमें क्या होता है कि वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह भी यूज़ होता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी ट्रांसफ़र होने में रोकता है। तो इसलिए अगर अवेयर होंगे पीपल्स बर्थ कंट्रोल मेथड्स की से, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, स्प्रेड नहीं हो पाएगी। ये तो था पहला। और जो दूसरा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग है मतलब जैसे कि मदर जो होती है वो अपने न्यूली बोर्न बेबी को अपनी ब्रेस्ट से फीड करवाती है। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए कहते हैं कि जो भी न्यूली बोर्न बेबी होता है उसे इनिशियल डेज़ में मदर का जो मिल्क है उसी पर फीड करवाना चाहिए, क्योंकि मदर इनिशियल डेज़ में एक येलो कलर का मिल्क निकलता है जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रोम। उसमें क्या होता है, उसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है जो कि न्यूली बोर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो बेबी है उसकी इम्यूनिटी बहुत लोअर साइड होती है। अगर हम इनिशियल डेज़ में उसे मदर के मिल्क पर फीड करवाते हैं तो उससे उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये है अवॉइड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तीसरा है, ये कह रहे हैं एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड बेबी। पोस्ट नेटल केयर का मतलब क्या है, पोस्ट नेटल केयर यानी प्रेगनेंसी के बाद, यानी जब बर्थ हो चुका है बेबी का उसके बाद केयर करनी है किसकी, मदर और बेबी की दोनों। प्री नेटल केयर यानी प्रेगनेंसी से पहले वाली केयर, और पोस्ट नेटल केयर यानी प्रेगनेंसी के बाद वाली केयर। पोस्ट नेटल केयर से मतलब जो बेबी की भी पूरी केयर करनी है। और मदर जो है, मदर में भी काफ़ी मदर की बॉडी में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो मदर की की भी केयर करनी पड़ेगी। देन दिस सोसाइटी कैन हैव हेल्दी चिल्ड्रन हु आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ अ नेशन। अगर ये सब चीज़ें हम अपनाते हैं तब एक सोसाइटी हेल्दी चिल्ड्रंस होंगे जो कि फ्यूचर सिटीजन ऑफ ए नेशन है। तो ये था, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आप और भी कुछ लिख सकते हैं अपनी तरफ से बनाकर, लेकिन कुछ ये जैसे कि ये चीज़ें अवॉइड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इंपॉर्टेंस ब्रेस्ट फीडिंग, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड बेबी, तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा। तो चैप्टर से रिलेटेड तो कुछ लिखना पड़ेगा ही। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। कुछ एस्पेक्ट बताइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जिसके हमें ध्यान देने की ज़रूरत है प्रेजेंट सिनेरियो में। सजेस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है प्रेजेंट सिनेरियो में। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए आंसर देखते हैं। इंट्रोडक्शन of sex education in schools that help in eradicating myths and misconception regarding sex related aspect। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए स्कूल में, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि फ्यूचर सिटीजन है ऑफ सोसाइटी के, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, उनके दिमाग में से जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं वो रिमूव हो जाएंगी।
इरेडिक्टिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग सेक्स रिलेटेड आस्पेक्ट से जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। पहला तो ये था। दूसरा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STDs। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इनके बारे में भी अवेयर होना चाहिए ताकि कोइटस के समय पर कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करें जिससे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो, स्प्रेड ना हो। दूसरा ये था। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इव्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एट्सेट्रा। पीपल्स को अवेयर होना चाहिए प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ में ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। हर बंदे को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए हमें इनके बारे में भी अवेयर होना चाहिए। अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ और सोशल इव्स लाइक सेक्स अब्यूज जैसे कि रेप्स, इनके बारे में भी अवेयर होना चाहिए ताकि जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बन सके। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर मान लीजिए किसी भी जो पीपल्स होते हैं उनको मान ली रिप्रोडक्टिव रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हर जगह रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए हेल्थ सेंटर होने चाहिए जो कि अगर पीपल को कोई प्रॉब्लम हो तो वो दिखा सके, और कॉस्ट भी मतलब मैनेजेबल होनी चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये था मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड, मेडिकल असिस्टेंट मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो ये था फोर्थ पॉइंट। अगर लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो एजुकेटिंग पीपल अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। पीपल को एजुकेट करना चाहिए अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, जो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं उनके बारे में अवेयर करना चाहिए जिससे कि वो उनको यूज़ कर पाए और अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उनसे बच पाए। दूसरा है केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर की केयर करनी चाहिए, प्रीनेटल केयर करनी चाहिए, प्रेग्नेंट मदर की करनी चाहिए, और पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ये तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के बाद भी केयर करनी चाहिए। और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो ये थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ आस्पेक्ट जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इज़ सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल, वाई। इसमें दो क्वेश्चन है, अगर देखिए अगर आप समझे तो इज़ सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन स्कूल, क्या सेक्स एजुकेशन नेसेसरी है स्कूल में। तो इसमें पहले तो हमें एक लाइन में लिखना होगा हाँ सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन स्कूल, और अगर है तो क्यों है, मतलब अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है। तो हमें ये तो पता है कि सेक्स एजुकेशन नेसेसरी स्कूल में, पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पॉइंट में ये लिख रखा था, तो ये तो हमें पता है कि हाँ नेसेसरी है, तो येस सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन स्कूल। अब वाई, तो वाई का आंसर हमें देना होगा। तो ये देखिए सेक्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन स्कूल बिकॉज, सेक्स एजुकेशन नेसेसरी है स्कूल में क्योंकि, पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इज़ अ गुड स्टेप फॉर प्रोवाइडिंग राइट इन्फॉर्मेशन टू एडोलेसेंट, डिस्करेज दैम बिलीविंग इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड इश्यूज़। कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन से क्या होता है कि प्रोवाइडिंग राइट इन्फॉर्मेशन टू एडोलेसेंट, डिस्करेज दैम बिलीविंग इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड इश्यूज़। क्या होगा कि अगर हम सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, जो कि फ्यूचर सिटीज़न हैं, उनके जो भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ के जो भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होंगी उन्हें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, एडोलेसेंट्स आर बीइंग एजुकेटेड अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंट रिलेटेड चेंज, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड एसटीडीज़। जो एडोलेसेंट्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, आर बीइंग एजुकेटेड अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में एजुकेट
करना चाहिए। एडोलेसेंट रिलेटेड चेंजेस, यानी जैसे प्यूबर्टी जब आती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स के लेवल पर चेंज होते हैं, जो कि इसके बारे में भी एजुकेट करना चाहिए। सेफ़ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में भी अवेयर करना चाहिए, और एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में भी अवेयर करना चाहिए। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में एक चैप्टर भी है, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ये वाला भी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये इसी के लिए है ताकि अवेयरनेस आ सके। अगर पॉइंट 3 की बात करें तो एजुकेटिंग द फर्टाइल कपल्स अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। पिछले वाला ही पॉइंट है ये भी कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में अवेयर करना चाहिए, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन योर कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड इन पास्ट 50 ईयर्स? इफ़ येस, मेंशन सम सच एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको लगता है कि पिछले 50 सालों में हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है? अगर आया है तो कुछ बताइए उसके बारे में। तो हाँ, ये तो है कि आया है, इम्प्रूवमेंट तो आया है। अब इसमें कुछ एरियाज़ भी वो बताने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया है। तो देखिए चलते हैं आंसर की तरफ। यस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए कंट्री हैज़ इम्प्रूवड इन लास्ट 50 ईयर्स। हाँ, इम्प्रूव तो हुई है लास्ट 50 ईयर्स में। सम एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आर, इम्प्रूवमेंट के सम एरियाज ये हैं। तो देखिए पहला जो है क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है वो बताना। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, अवेयर हो गए हैं लोग, कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं। पहले कंट्रासेप्टिव्स के बारे में इतने अवेयर नहीं थे। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती थी जिसके बाद फिर वो एमटीपी भी करवाते थे। पहले क्या होता था, फीमेल फीटोसाइड भी काफ़ी हाई था, अब नहीं होता। सेकंड पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेंट डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर ऑफ चाइल्ड एंड मदर लीडिंग टू डिक्रीज इन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब क्या हो गया, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो गया। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यानी बर्थ के समय, पार्चुरेशन के समय या फिर डिलीवरी के समय मदर की जो डेथ होती है उसे कहते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी बच्चे की डिलीवरी के समय जो जितने चाइल्ड्स की डेथ हो जाती थी उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो अब क्या हो गया, अब हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं तो अब ये कम हो गई है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम हो गया और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी कम हो गया, जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हो गया, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है जिससे कि। तो ये थे इम्प्रूवमेंट वाले पॉइंट्स के बारे में हम बात करें, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। तो यही इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो इंक्रीज नंबर ऑफ़ कपल विद स्मॉल फैमिलीज़। अब क्या हो गया है, पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी सबकी, कि अब क्या होता है, अब 2 चाइल्ड पॉलिसी अब अडोप्ट कर रखी है। जैसे कि होल्डिंग्स भी लगी रहती हैं, हम दो हमारे दो। उसमें क्या होता है, स्मॉल फैमिलीज़ होती हैं जिसमें हर बंदे को प्रॉपर रिसोर्सेज मिल पाता है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये है स्मॉल फैमिलीज, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिलीज के साथ कपल्स की फैमिली की इंक्रीज़ हो रही है। अगर फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब क्या और बेटर डिटेक्शन, एसटीडी का बेटर डिटेक्शन हो पा रहा है, और ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया है सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो चलिए अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया एनसीईआरटी के डायरेक्ट थ्योरी में क्वेश्चंस। तो देखिए क्या है, व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या रीजंस हो सकते हैं ये बताने। देखिए एक तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी में इंक्रीज़ हो गया। दूसरा पॉपुलेशन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी कम हो गया। तो ये थे इसके रीजंस। एक रीज़न हो रहे हैं एनसीईआरटी में, चलिए हम देखते हैं। ये देखिए रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशंस। हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई विद बेटर लिविंग कंडीशंस के साथ, बेटर लिविंग कंडीशंस के साथ, जिसके से लोग ज़्यादा भी जी पाते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है। लेकिन सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट।
डेथ रेट भी कम हो गया है और इन्फेंट मोटिलिटी रेट भी कम हो गया है और मैटरनल मोटिलिटी रेट भी कम हो गया है, जो कि एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीज़न है। अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। जो पीपल्स हैं रिप्रोडक्टिव एज के जो पीपल्स हैं उनके नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं, यानी कि जो रिप्रोड्यूस करने वाले जो कपल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो गया है। यानी कि है क्या कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं वो कम है और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं वो कम है, और जो बीच वाले रिप्रोडक्टिव एज वाले जो पीपल्स हैं ना वो ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। तो ये 3 रीजंस थे, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशंस, सेकंड है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोटिलिटी रेट, थर्ड जो है वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव जस्टिफाई, गिव रीज़न। क्या कंट्रासेप्टिव का यूज़ करना जस्टिफाई है, और है तो क्यों है, रीजंस दीजिए। तो देखिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे लिख रखा है येस यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव जस्टिफाई बिकॉज इट हेल्प टू कंट्रोल द रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। हाँ, जस्टिफाई है कंट्रासेप्टिव का यूज़ करना, क्योंकि ये किस में हेल्प करता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना उसे रोकने में, उसे मैनेज करने में, स्टेबल करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हाँ जस्टिफाई है कंट्रासेप्टिव का यूज़। क्यों जस्टिफाई है, इट विल आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडीज़ को भी प्रिवेंट करता है ये। अनवांटेड प्रेगनेंसी और एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है कंट्रासेप्टिव आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी कंट्रोल करता है। तो ये थे इनके रीजंस के वो कि कंट्रासेप्टिव क्यों जस्टिफाई है उसका यूज़ करना। तो ये था कि येस यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव जस्टिफाई बिकॉज इट हेल्प टू कंट्रोल द रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की रैपिड ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। और सेकंड, इट विल आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडीज़, अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोकने में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है, और एसटीडीज़ को भी स्प्रेड होने से रोकता है। कंट्रासेप्टिव आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी कंट्रोल करता है कंट्रासेप्टिव। तो जस्टिफाई है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिमूवल ऑफ गोनेड्स कांट बी कंसिडर एज अ कंट्रासेप्टिव ऑप्शन, वाई। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हटके से है, मतलब थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम्स में। तो देखिए इसके बारे में बताएं। रिमूवल ऑफ गोनेड्स कांट बी कंसिडर एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड, कि अगर हम गोनेड्स को, जैसे कि मेल में टेस्टिस, अगर इसे, ये गोनेड्स कहते हैं इन्हें, अगर इन्हें हमें रिमूव कर दें तो इसे कंट्रासेप्टिव माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? तो देखिए होता क्या है कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स वो होते हैं जिसमें हम स्पर्म और ओवम को मीट करने से रोकें, या फिर स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ना हो पाए। लेकिन अगर हमने गोनेड्स को ही रिमूव कर दिया तो हार्मोन के लेवल पर प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसलिए इसको कंट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं माना जाता। क्योंकि अगर हार्मोन्स के लेवल पर प्रॉब्लम्स हो गई तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उस पर भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इसे कंट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं माना जाता। देखिए आंसर पढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ गोनाड्स नॉट ओनली स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बट will also stop the secretions of various important hormones which are important for bodily functions। ये hormones के जो रिलीज़ है उनको भी रोक देता है, जो कि important होते हैं, एसेंशियल होते हैं बॉडी की फंक्शंस के लिए। दिस मेथड इज़ इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, इसे हम दोबारा पहले जैसा नहीं कर सकते। दस कांट बी कंसिडर एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड, तो इसलिए इसे कंट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं माना जाता। अब एक और बात सुनिए, आप कहेंगे वैसेक्टोमी में भी तो ये होता है। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं, जिससे क्या हो पाता है कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, मतलब स्पर्म पहुंच नहीं पाता था कहाँ तक, पेनिस से इजेक्ट आउट नहीं हो पाता स्पर्म। उसमें क्या होता है कि उसमें वास्ट डिफरेंस काटना है, लेकिन जो बाकी की और कोड्स होती हैं उनमें से हार्मोन्स तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए उसमें वैसेक्टोमी को एक कंट्रासेप्टिव मेथड माना जाता है, भले ही उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर हो, इरिवर्सिबल भी कहा जाता है उसे, लेकिन वो एक कंट्रासेप्टिव माना जाता है, परमानेंट कंट्रासेप्टिव माना जाता है। यानी कि अगर किसी कपल को आगे कोई भी चिल्ड्रन नहीं चाहिए तो इसलिए वो कंट्रासेप्टिव परमानेंट कंट्रासेप्टिव माना जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें गोनैड्स ही रिमूव कर दिए तो हार्मोन्स के लेवल पर प्रॉब्लम हो जाएगी, और हार्मोन्स के लेवल पर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए इसको कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं माना जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अमाइनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन योर कंट्री, इज दिस बैन नेसेसरी? कमेंट। अमाइनो सिंथेसिस हमारी कंट्री में बैन किया गया,
क्या ये बैन नेसेसरी था? हाँ नेसेसरी था, ये भी हमें पता है। कमेंट करिए क्यों था। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको 1 या 2 मिनट में समझाता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना हो कुछ इमेजेस के साथ, तो एक वीडियो भी हमारे चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। कुछ 5-1 मिनट की वो वीडियो है, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा माइनर सेंटेंसेस के बारे में। जितना भी एनसीईआरटी में दे रखा है वो पूरा माइनर सेंटेंसेस उसमें कवर हुआ है। तो हम इस पर बात करते हैं कि माइनर सेंटेंसेस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन इन कंट्री। क्या माइनर सेंटेंसेस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन किया गया हमारी कंट्री में? इज़ दिस बैन नेसेसरी? ये क्या ये बैन नेसेसरी था? हाँ नेसेसरी था। कमेंट करिए था तो क्यों था। तो देखिए अमाइनो सिंथेसिस is a prenatal diagnostic technique that is used to determine the sex and metabolic disorder of the developing fetus in mother's uterus through the observation of chromosomal pattern. अमाइनो सिंथेसिस है क्या? अमाइनो सिंथेसिस इज अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ डेवलपिंग फीटस इन मदर यूट्रस थ्रू द ऑब्जर्वेशन क्रोमोसोम पैटर्न। अमाइनो सिंथेसिस में क्या होता है कि अमाइनेटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। अब अमाइनेटिक फ्लूइड क्या होता है? यूट्रस की जो वॉल होती है, इनर मोस्ट वॉल, और जो फीटस होता है उनके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड। अम्नियोटिक फ्लूइड को इजेक्ट आउट किया जाता है नीडल के थ्रू, और उस पर स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? क्रोमोसोम के पैटर्न की स्टडी की जाती है। जो फीटस है उसके क्रोमोसोम के पैटर्न की स्टडी की जाती है। इससे क्या होता है कि जो फीटस है ना, उसमें अगर कोई भी डिसऑर्डर हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, उसका पता चल जाता है। जिससे कि क्या होगा, अगर कोई डिसऑर्डर पाया जाता है तो उसे वहीं पर अबॉर्ट करवा दिया जाता है, एमटीपी करवा दिया जाता है, ताकि बच्चे को आगे सफ़र ना करना पड़े। तो ये था एमनियोसेंटेसिस। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दिस मेथड वाज डेवलप्ड सो एज टू डिटरमाइन एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट इन फीटस। जेनेटिक ऑर्डर कोई भी अगर प्रेजेंट हो फीटस में, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए इसे किया जाता है। However, unfortunately, this technique is being misused to detect the sex of child before birth and the female fetus is then aborted. देखिए हुआ क्या कि अमाइनेटिक फ्लूइड को इजेक्ट आउट किया जाता है, उसमें क्रोमोसोम के पैटर्न को स्टडी किया जाता है। अब क्रोमोसोम के पैटर्न को स्टडी किया जाएगा तो उसमें जो लास्ट हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर हम क्रोमोसोम के पैटर्न की स्टडी करेंगे तो लास्ट वाला 23 क्रोमोसोम के पैटर्न की भी स्टडी करेंगे, और अगर हमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पता चल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो अनबोर्न बेबी है वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है ये भी पता चल जाएगा, और मेल है तो भी पता चल जाएगा। तो लोगों का इस टेक्निक का लोगों ने ये फ़ायदा उठाया कि उन्होंने क्या करवाया, अगर फीमेल चाइल्ड था तो उसे अबॉर्ट करवा दिया, जिसे कहा गया फीमेल फीटसाइड। यानी जो चाइल्ड था, जो फीमेल चाइल्ड थी, उसको जो मदर थी उसकी बॉडी में ही मरवा देना, जो मदर के यूट्रस में ही अबॉर्ट करवा देना। तो दस टू प्रिवेंट द इंक्रीज फीमेल फीटिसाइड इट इज़ नेसेसरी टू बैन द यूज़ ऑफ अमाइनो सिंथेसिस टेक्निक फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो ये ज़रूरी था कि अमाइनो सिंथेसिस को बैन किया जाए, जिससे कि क्या जो फीमेल फीटिसाइड, जो फीमेल चाइल्ड को मदर के यूट्रस में ही अबॉर्ट करवा देना था, वो बंद हुआ, जो कि इलीगल था। तो इसलिए नेसेसरी था कि हम अमाइनो सिंथेसिस पर बैन लगाएं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सजेस्टेड सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन। इनफर्टाइल कपल्स को कुछ मेथड सजेस्ट कीजिए जिनसे कि वो कंसीव कर पाएँ, जिनसे कि उनके चिल्ड्रन हो पाएँ। तो देखिए ये जो इनफर्टिलिटी वाले जो ART टेक्निक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो इसके लिए पूरा एक टॉपिक बना रखा है NCERT ने। अगर आप NCERT बुक देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है उसमें लास्ट एक टॉपिक है इनफर्टिलिटी। उसमें उन्होंने इनफर्टिलिटी के बारे में बता रखे हैं, रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में बता रखा है, और उसके बाद उन्होंने बता रखे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाने लग गया तो उसमें पूरा आधा घंटा लग जाएगा, अगर आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नहीं पूछा गया। इसने कहा है कि सजेस्ट सम मेथड, तो मेरे को आपको सारे ही बताने होंगे। तो यहाँ पर तो मैं आपको वो 3 या 4 मिनट में सारे बताता हूँ, लेकिन आपको अगर डिटेल में समझने हो तो एक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप देख सकते हैं। वो लगभग आधे घंटे की वीडियो है, उसमें डिटेल में समझा रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं। बाकी अगर आपको एक रिवीजन चाहिए तो इसी में मैं आपको करवा देता हूँ फटाफट। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसी में समझते हैं इन फ्लो चार्ट्स में ही कि क्या होता है। तो देखिए
जो कपल्स होते हैं जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंसीव करवाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिन्हें कहते हैं ART टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो वो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स उनसे कि वो कंसीव कर पाएँ। तो उनमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस और इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी मदर की बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उन्हें कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जो मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उन्हें कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज़ करवाया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको फर्टिलाइज़ करवाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में तो हो नहीं सकता, मतलब पूरा बेबी का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में तो नहीं हो सकता, तो इसलिए उसे ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें, मदर के यूट्रस में या फिर फेलोपियन ट्यूब में। अब वो यूट्रस में करेंगे या फेलोपियन ट्यूब में करेंगे वो जाइगोट या एम्ब्रियो के ऊपर डिपेंड है वो कितने ब्लास्टोमियर स्टेज है। अगर जो जाइगोट और एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे और जिसे कहेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अगर जो जाइगोट और एम्ब्रियो है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे और उसे कहेंगे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र, जिफ्ट और IUT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र और IUT इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। ये फुल फॉर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें कि इस चैप्टर की सारी फुल फॉर्म्स आपको मिल जाएंगी, जो कि 14 to 15 फुल फॉर्म्स है इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंस है वो, इसलिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको वीडियो मिलेंगी जिसमें सभी इंपॉर्टेंस वो फुल फॉर्म्स होंगी। इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। पहली है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। मान लीजिए कोई फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, फिर उसके ओवम में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा ओवम, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाए और इम्प्लांटेशन हो जाए। वो जो लेडी है वो इम्प्लांटेशन तो करवा सकती है लेकिन उसके ओवम में प्रॉब्लम है, ओवम या फिर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा ओवम। दूसरा जो मेथड है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि जो ओवम है उसके अंदर आर्टिफिशियली स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवाना। मान लीजिए कोई कपल है उसमें मेल है जो वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या फिर जो स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म काउंट कम है, तो उसमें उस कंडीशंस में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है ओवम के अंदर स्पर्म को थ्रू नीडल, तो इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जो थर्ड है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी यही होता है, क्या स्पर्म को वेजाइना में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये भी अगर मान लीजिए मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है तो इसमें वेजाइना में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा। जो लास्ट है वो देखिए इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या करवाया जाता है कि जो स्पर्म है या फिर सीमेन है, सीमेन कहेंगे हम यहाँ पर, सीमेन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है यूट्रस में, यूट्रस में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये भी वही प्रॉब्लम, मान लीजिए लो स्पर्म काउंट है, इंसेमिनेट करने में कर नहीं पा रहा है मेल, तो यूट्रस में डायरेक्टली इंसेमिनेट करवा दिया जाता है आर्टिफिशियली, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है। यहाँ पर हम सीमेन लिखेंगे, स्पर्म नहीं लिखेंगे कि सीमेन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, क्योंकि सीमेन और स्पर्म में फ़र्क होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स जो भी मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाई है मैंने आपको लिख के भी दे रखी है ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दीज आर टेक्नोलॉजी विच आर यूज टू हेल्प कपल हैविंग चिल्ड्रन। ये तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। दिस टेक्नोलॉजीज इंक्लूड IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जिफ्ट और IUT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, इन विवो फर्टिलाइजेशन, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। दीज टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज इन डिफरेंट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर अगर सारे पढ़ाने लग जाऊँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको इस स्लाइड में दे रखा है सभी क्वेश्चन, सभी पूरे पॉइंट वाइज मैनर में दे रखी हैं सारी टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की और इन विवो फर्टिलाइजेशन की। आप एक एक कर पढ़ सकते हैं। उसमें जो भी मैंने आपको फ्लो चार्ट में समझाया सब कुछ वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको फिर भी डिटेल में समझना हो तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी। ये देखिए आप ये खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने लग गया तो बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10 को। तो व्हाट आर द मेजर्स व्हेन हैज़ टू बी टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम कंट्रास्टिंग STD। क्या मेजर्स लेने चाहिए, मतलब क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए जिससे कि क्या हो कि STD ट्रांसफ़र ना हो, STD स्प्रेड ना हो। STD का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। क्या क्या प्रिवेंशंस हमें लेने चाहिए, तो चलिए देखते हैं आंसर।
STD कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स। STD प्रिवेंट हो सकती है बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं? ये बिल्कुल NCERT के मेथड्स हैं। NCERT में ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर सॉरी। इसमें क्या करना चाहिए कि हमें मल्टीपल पार्टनर और अननोन पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगी? सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज ट्रांसफ़र हो सकती है। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस। मैंने आपको बताया था कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स में एक मेथड है कॉन्डम, जो कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स की तरह भी काम करता है और STD को ट्रांसफ़र होने से भी रोकता है। तो इसके डबल बेनिफिट्स है, तो कॉन्डम्स यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग कोइटस। थर्ड, इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो वन शुड गो अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन। अगर आपको कोई डाउट है कि आप कोई डिजीज़ वगैरह है, STD वगैरह, या फिर कोई रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, उसने डायग्नोज करवाना चाहिए। और अगर आपको पता चलता है कि डिटेक्शन हो जाता है, यानी मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपको है कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आप सफ़र कर रहे हैं, तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे कि वो क्योर हो पाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये स्टेट ट्रू फॉल्स हैं। इनमें स्टेट ट्रू फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन, ट्रू या फॉल्स बताने हैं और एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, कि अबॉर्शन जो है, अबॉर्शन यानी MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये अपने आप भी हो जाता है। तो क्या ये सही है या गलत है? हाँ सही है, हो जाता है ड्यू टू सम फैक्टर्स होते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर होता है जिनकी वजह से ये मतलब अपने आप भी हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली भी हो जाता है। ये देखिए, टू ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर लाइक इनकम्पेटिबिलिटी अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली। कुछ फैक्टर होते हैं जैसे कि इनकम्पेटिबिलिटी, उससे क्या होता है अबॉर्शन स्पॉन्टेनियसली भी हो जाता है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वाइवल ऑफस्प्रिंग एंड इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी डिफेक्ट इन फीमेल पार्टनर। देखिए, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वाइवल ऑफस्प्रिंग, ये चीज़ तो सही है कि इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वाइवल ऑफस्प्रिंग, ये डेफिनेशन तो चलिए सही है, लेकिन इज़ ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी डिफेक्ट इन फीमेल पार्टनर, ये हमेशा फीमेल पार्टनर की डिफेक्ट की वजह से होती है, ये चीज़ गलत है। तो ये है फॉल्स। क्यों गलत है? क्योंकि मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम हो। ये है फॉल्स। इनफर्टिलिटी में आल्सो भी कॉज ड्यू टू मेल पार्टनर व्हेन स्पर्म काउंट इज लो एंड देन मोटिलिटी इज लेस, क्योंकि मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। 50 to 55% प्रॉब्लम्स जो होती है इनफर्टिलिटी की वो फीमेल्स में पाई जाती हैं, लेकिन 40 to 45 मेल्स में भी पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसके कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। कंप्लीट लैक्टेशन जो है वो कि नेचुरल मेथड है कंट्रासेप्शन का। हाँ सही है, आप लोगों ने अगर कंट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े होंगे तो उसमें जो नेचुरल मेथड है उसमें लैक्टेशनल एमेनोरिया भी है, जो कि एक कंट्रासेप्टिव मेथड है। हाँ, ये एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है। ये देखिए सही है, ट्रू। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डोंट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुलेशन। ये मैक्सिमम 6 मंथ तक होता है कि पार्चुलेशन के 6 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं होती है अगर मदर अपने बेबी को एक्सटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इज एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। की अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टुवर्ड्स, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के टुवर्ड्स, तो ये इम्प्रूव करेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। हाँ सही बात है, ये सही चीज़ है। तो ये देखिए, ट्रू। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स रिमूव द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। कि अगर हम इनके बारे में अवेयरनेस दें, लोगों को क्रिएट अवेयरनेस करें, तो ये मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को रिमूव करने में हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये रॉन्ग है, इन्हें हम करेक्ट करके लिखना है। सर्जिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। नहीं, गैमेट फॉर्मेशन प्रिवेंट नहीं करते, गैमेट ट्रांसपोर्ट प्रिवेंट करते हैं। तो देखते हैं, सर्जिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट ट्रांसपोर्ट, गैमेट ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन को प्रिवेंट नहीं करते हैं। ये देखिए, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर कम्प्लीटली क्योरेबल। नहीं, कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है सभी। कुछ ऐसी भी डिजीज़ हैं जो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, जैसे कि HIV, एड्स, जेनाइटल हर्प्स और हेपेटाइटिस B।
ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, जैसे कि HIV एड्स। आप एक ही एग्जाम्पल लिख सकते हैं HIV एड्स, ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने के लिए अगर एग्जाम्पल भी ना लिखें तो भी चली जाएगा। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्टिव अमंग रूरल वीमेंस। नहीं, रूरल वीमेंस में नहीं, अर्बन जो वीमेंस है उसमें वेरी पॉपुलर है ये देखिए, ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्टिव अमंग अर्बन वीमेंस। इन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफ़र इनटू यूट्रस। नहीं, एम्ब्रियो यूट्रस में ट्रांसफ़र नहीं होगा हमेशा। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का जो इसमें पहले क्वेश्चन आया था, जिससे मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया था कि अगर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है एम्ब्रियो तो उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे कहेंगे जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। और अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ये देखिए, इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर आर ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स आर ट्रांसफर इनटू यूट्रस। तो ये तो हो गया। और अगर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए और भी बहुत से स्टडी मटेरियल, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस, ट्रिक्स, माइंड मैप्स, अगर आपको कुछ भी मटेरियल, अगर इससे भी एक्स्ट्रा अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर वो मटेरियल भी प्रोवाइड करा दी जाएगा, और पहले से भी बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।